आज की ये कहानी एक ब्लाइंड मर्डर की कहानी है। इस कहानी में पहले पुलिस को ये पता करना होता है कि आखिर कत्ल किसका हुआ। जिसका कत्ल हुआ वो है कौन। दूसरा ये कि इसका कातिल कौन है। कातिल के पता चलने के बाद अब कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस जितनी मेहनत करती है, देखने में सुनने में ऐसा लगता है जैसे टॉम एंड जेरी का खेल हो रहा हो। हमेशा पुलिस से एक कदम आगे कातिल होता, लेकिन आखिर में पुलिस की ही जीत होती। कहानी मुंबई की है। कहानी मुंबई के कुर्ला चैम्बूर की। यहाँ पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 19 नवंबर 2023 को सुबह के करीब जब इस मेट्रो कंस्ट्रक्शन के मजदूर जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनकी नज़र दो बैरिकेड्स पे पड़ती है जो कि ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं। वो फ़ौरन उस बैरिकेड्स के पास जाते हैं। अक्सर जहाँ पे भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन या कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो रोड को ब्लॉक करने के लिए यानी उस एरिया को सेपरेट करने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब मजदूर की नज़र पड़ती है कि ये बैरिकेड्स गिरे हुए हैं और दोनों एक ही जगह पर, तो वो उस बैरिकेड्स को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस बैरिकेड्स को उठाते हैं, तो उनकी नज़र उसके नीचे पड़े एक बैग पर पड़ती है, एक अटैची। जब वो उस बैग पर नज़र उनकी पड़ी, वो देखते हैं कि यहाँ पर एक बैग है, तो वो उस बैग को खोलने का फैसला करते हैं। शुरुआत में उन्हें उस बैग खोलने में हिचक हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है ये पता लगाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस बैग को खोलेंगे। उन्होंने बैग को खोला। जैसे ही वो बैग को खोलते हैं वो फ़ौरन चौंक जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस बैग के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई होती। तोड़ मरोड़ कर उस बैग में एक लड़की की लाश होती। जैसे ही उनकी नज़र इस पे पड़ती है वो फ़ौरन चीखते हैं। उसके बाद फिर पुलिस को कॉल करते हैं। जो कुर्ला की लोकल पुलिस है वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद फिर मुंबई पुलिस की जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है वो वहाँ पर पहुँचती है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर क्राइम सीन की तफ्तीश करती है और तफ्तीश के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में जो उसकी रिपोर्ट निकल कर सामने आती है, तो पता ये चलता है कि इस महिला की उम्र 22 से 25 साल के करीब है। और उसके बाद अब पुलिस वाले ये तफ्तीश करना चाह रहे थे कि आखिर ये महिला है कौन। उसकी तस्वीर लेते हैं और इलाके में तमाम एरिए में पूछताछ करने का फैसला करते हैं। पोस्टर बनवाते हैं और फिर इस पोस्टर को अलग अलग इलाके में चस्पा करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसकी मौत की जो वजह थी, जिस तरीके से इसे मारा गया था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने ये आया था कि कोई तीखी जो रस्सी होती है यानी पतली, उस रस्सी के ज़रिए से इसके गले को घोटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आ जाता है। अब पुलिस वाले ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ये महिला कौन है, ये लड़की है कौन, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को ये कुछ पता नहीं चलता। तभी अचानक पुलिस को उसके साथ जो सामान मिले थे, यानी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड उसके साथ नहीं थे, लेकिन उसके गले में एक लॉकेट थी। वो लॉकेट जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पहनती है, क्रॉस का, वो लॉकेट उसके गले में थी, जो कि पोस्टमार्टम के बाद निकाला गया था। पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली लड़की है। पुलिस फ़ौरन इलाके के तमाम जो चर्चेज़ होते हैं, उनमें जाकर जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें ये तस्वीर दिखाते हैं कि क्या आप इस महिला को जानते हैं? लेकिन ज़्यादातर प्रीस्ट इससे इनकार करते हैं कि वो इस महिला को नहीं जानते। लेकिन पुलिस के द्वारा उनको तस्वीर दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप अपनी कम्युनिटी में इस तस्वीर को फैला दें, ताकि आगे हमें कोई भी ऐसा क्लू मिले जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये महिला कौन है। तो इसमें पुलिस की आपकी तरफ से एक मदद हो जाएगी। जितने भी प्रीस्ट होते वो इस तस्वीर को अपने ग्रुप में आगे पहुंचाते, फेसबुक ग्रुप में शेयर करते। इसी दौरान क्राइम ब्रांच अभी दूसरी तरफ तफ्तीश कर ही रहा था कि जो कांदीवली मुंबई का एक इलाका है, वहाँ के चर्च के एक प्रीस्ट ने पुलिस को मैसेज दिया कि मैंने आपके द्वारा दी गई तस्वीर को अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर किया था, जिसकी वजह से उड़ीसा के एक चर्च के प्रीस्ट ने इस तस्वीर को पहचान लिया और उन्होंने ये बताया है कि ये महिला, ये लड़की उड़ीसा के इस ज़िले की रहने वाली है, उनके इलाके की रहने वाली है और मैं इनकी फैमिली वालों को भी जानता हूँ। पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला, पुलिस वाले उस चर्च में जाते हैं, कांदीवली। कांदीवली चर्च में जाने के बाद फिर उस चर्च का एड्रेस लेते हैं जो कि उड़ीसा में था। उस प्रीस्ट का नंबर लेते हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद उसकी फैमिली वालों से क्राइम ब्रांच बात करती है। ये पता लगाना चाहती है कि आखिर ये रहती कहाँ थी, इसके साथ कौन-कौन था।
तो फैमिली वाले उस तस्वीर को पहचान लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी एक एक डिटेल बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये उड़ीसा से मुंबई काम के सिलसिले में गई थी। वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। जो घर में मेड का काम होता, वो ये करती थी। इसका नाम प्रतिमा पवार था। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है, पुलिस वाले बाकी की डिटेल निकालना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि ये मुंबई में किस जगह पर रहती थी, तो उसकी फैमिली वाले बताते हैं कि ये धारावी में एक खोली में रहती थी। पुलिस वालों को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, पुलिस वाले उस धारावी के इलाके में पूछताछ करते हैं। ये तो पता चल जाता है कि ये धारावी की इस स्लम में रहती है, लेकिन एग्जैक्ट वो किस रूम में रहती थी, किस इलाके में रहती थी, ये पुलिस वालों को नहीं पता था। क्योंकि धारावी एक बहुत बड़ा स्लम है, जिसमें हज़ारों घर हैं, लगभग सैकड़ों घर, जिसमें ये पता लगाना शुरुआत में तो मुश्किल था। लेकिन उसके ज़रिए, फैमिली के ज़रिए पता चलता है कि ये एक मनोज नाम के व्यक्ति के साथ रहती थी, जिसके साथ इसका एक दोस्ताना रिश्ता था, एक रिलेशनशिप था। यानी ये कह लीजिए कि लिव इन में रहती थी। पुलिस वालों को ये पता चलता है। अब पुलिस वाले इलाके के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इन्हें पहचानता नहीं है। अब उसके बाद इसी बीच पुलिस जो अलग-अलग फादर्स को ये तस्वीर शेयर की थी, उसी तरह अलग-अलग एरिया में अलग-अलग जो लोगों के पब्लिक ग्रुप्स होते, उसमें भी ये तस्वीर शेयर करते हैं कि कोई भी इस महिला को अगर पहचानता हो, तो वो हमसे राब्ता करे। तो उसी में पुलिस को एक मैसेज मिलता है उस ग्रुप के ज़रिए कि मैं जानता हूँ ये धारावी में रहने वाली एक लड़की है, इसका नाम प्रतिमा है और इसके साथ एक और व्यक्ति रहता है जो कि मेरे ही इलाके में रहता है। पुलिस की क्राइम टीम को जब ये पता चलता है, क्राइम ब्रांच को, वो फ़ौरन उस इलाके में जाती है, उस व्यक्ति से मिलती है। वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है। वो बताता है कि धारावी के इस खोली में ये लोग रहते थे। उस इलाके में पुलिस जाती है, पड़ोस वालों से पूछताछ करती है। पड़ोस वाले बताते हैं कि हाँ, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहने का फ़ैसला किया। काफ़ी दिन इन लोगों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन आखिरी समय इन लोगों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पुलिस को जैसे ही ये पता चला, पुलिस अब मनोज के बारे में पता लगाती है, लेकिन मनोज का कोई भी पता नहीं चल रहा था। वो बताते हैं कि उसी तारीख को, यानी 18 नवंबर 2023 को मनोज को आखिरी मर्तबा यहाँ पर देखा गया था, मनोज और प्रतिमा दोनों को। जैसे ही पड़ोस वालों से पुलिस को ये बात पता चलती है, अब पुलिस से पूछती है कि आखिर वो कहाँ गया होगा, कुछ आपको पता है? तो पड़ोस वाले ये बताते हैं कि साइन में ये एक होटल में काम किया करता है, शायद ये इस वक्त उसी होटल में हो। पुलिस वालों को उस होटल का पता मिलता है पड़ोस के ज़रिए। वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो वहाँ उस होटल में जाते हैं, तो होटल के मालिक से जब पूछताछ करते हैं, तो वो बताता है कि हाँ, ये मनोज उन्हीं के यहाँ काम करता है, लेकिन अभी वो यहाँ से जा चुका है। यानी वो कल तो आया था काम करने, लेकिन आज वो नहीं आया है। और कल जब वो काम करने के लिए आया था, तो वो अपने साथ 2 बैग्स लेकर आया था और वो जाते समय भी वो उस बैग को अपने साथ लेकर गया है। पुलिस वाले उस होटल के मालिक से पूछते हैं कि क्या आप कोई भी क्लू दे सकते हैं कि वो कहाँ गया होगा? तो बताते हैं कि वो खुद भी उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है, फिर और डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि जिस शहर से प्रतिमा जिस शहर की रहने वाली थी, उसी शहर का रहने वाला ये मनोज भी था। पुलिस को ये पता चल जाता है। अब पुलिस को ये खदशा था कि वो यहाँ से अगर बैग लेकर गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने घर भाग रहा है, यानी वो उड़ीसा जा रहा है। पुलिस वाले इलाके के तमाम जो एग्ज़िट पॉइंट होते मुंबई से निकलने के, उन तमाम इलाकों में नाकों पर ये इत्तला दे देते कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति, कुछ इस हुलिये का व्यक्ति जो कि 2 अपने साथ बैग लिया होगा, उसे मुंबई से बाहर ना जाने दिया जाए। जब भी कोई इस तरीके का व्यक्ति नज़र आए, तो उससे रुकवा कर पूछताछ किया जाए और क्राइम ब्रांच से क्लियर करने के बाद, उसकी सारी डिटेल्स बताने के बाद, फिर उसे वहाँ से निकलने दिया जाए। अब अलग-अलग नाके पर यह खबर फैल जाती है। इधर क्राइम ब्रांच की एक दूसरी टीम, वो निकल जाती है लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे। उसकी वजह ये होती है कि साइन इलाके से जो सबसे नज़दीकी एग्ज़िट पॉइंट था, जहाँ से ज़्यादातर लोग बाहर जा सकते हैं, वो यही लोकमान्य तिलक टर्मिनल है। अब पुलिस वाले की एक टीम, जब क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पर पहुँचती है, तो वो उन पूरे भीड़ में ये खोजना चाहती हैं कि कोई इस तरीके का व्यक्ति नज़र आ जाए। लेकिन वहाँ पर लगभग सैकड़ों की भीड़, लाखों, हज़ारों की भीड़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन है, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग प्रदेश में ट्रेनें चलती हैं और यहाँ पर भीड़ की जो इंतहा होती, वो काफ़ी ज़्यादा होती। अब इसमें एक व्यक्ति को पहचानना, चुनना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो हारती नहीं। वो स्टेशन रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है।
इसी बीच काफ़ी देर तक तफ्तीश के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि मनोज इस स्टेशन में तो दाखिल हुआ है और यहाँ से उसके बाद फिर वो एक ट्रेन में बैठा है। लेकिन जिस ट्रेन में वो बैठा है वो ट्रेन उड़ीसा नहीं जाती, बल्कि वो ट्रेन उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, यूपी की तरफ। इस ट्रेन का नाम गोदान एक्सप्रेस था, जो कि 2 ट्रेन है। एक ट्रेन जो कि छपरा से चलकर लोकमान्य तिलक जाती है, दूसरी गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक तक जाती है। ये 2 ट्रेन जो कि यूपी के बीच जितने भी अलग अलग शहर पड़ते, ये यहाँ पर रुकती। पुलिस को इस बारे में जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति मनोज गोदान में चढ़ा है और गोदान यहाँ से निकल भी चुकी, पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूपी की ट्रेन में क्यों बैठा है। पुलिस अपना अंदाज़ा लगाती है। पहला अंदाज़ा उसका ये होता है कि शायद ये अगले स्टेशन पर उतर कर वहाँ से उड़ीसा की ट्रेन पकड़ ले, या तो दूसरा इसका कोई यूपी में कोई रिलेशन हो, कोई रिलेटिव वहाँ पर हो, ये वहाँ पर छिपने की नीयत से जाए, फिर वहाँ से कोई ट्रेन पकड़ के उड़ीसा चला जाए। पुलिस दोनों तर्क को आजमाती, लेकिन इस बीच गोदान वहाँ से निकल चुकी थी। तो जो अगला स्टेशन पड़ने वाला था थाने का, थाने स्टेशन पे एक टीम को पुलिस वाले भेज देते हैं। वहाँ पर एक टीम होती है खुद रेलवे स्टेशन की, जो जीआरपीएफ होती है, वो वहाँ पर मौजूद होती है। वो निगरानी करते कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से गोदान एक्सप्रेस से ट्रेन से उतरेगा तो यानी वो यहाँ पर उतर के फिर उड़ीसा के लिए जाएगा। पुलिस इस चौकसी में लग जाती है। एक टीम थाने स्टेशन पर लगातार निगरानी करती कि गोदान ट्रेन से कोई भी व्यक्ति उतर के नीचे आए तो उस पर नज़र रखी जा सके। दूसरा ये कि अगर वो ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ती है तो अगले स्टेशन को भी पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि जिस बोगी में ये चढ़ रहा है उस बोगी की तफ्तीश की जाए, उसमें सर्च किया जाए। इस तरह से पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। थाने में जब ट्रेन रुकती है, गोदान पहुंचती है, तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उस ट्रेन से नीचे उतरती है, जिसमें दोबारा से पुलिस को उस मनोज को पकड़ने के लिए, मनोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल हो रहा था। अब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई फल नहीं मिलता, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ट्रेन आगे निकल जाती है। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक तफ्तीश में एक बात पता चली कि इस थाने से शाम को यानी रात के 7-8 बजे के करीब एक ट्रेन है जो कि थाने से उड़ीसा जाती है। क्राइम ब्रांच को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो अलर्ट हो जाती है और उसके बाद उस वक्त सिविल ड्रेस में, यानी वो वर्दी में नहीं होती, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन के दौरान पुलिस वर्दी नहीं पहनती। उसकी वजह ये होती कि अगर वर्दी में पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो क्रिमिनल है वो पहले से अलर्ट हो जाता है। इस वजह से वो सिविल ड्रेस में होती, वो उस स्टेशन पर जाकर पहले से तैनात रहती और इस बीच निगरानी करती कि मनोज अगर वहाँ पर मौजूद होगा तो उनकी नज़र वहाँ पर पड़ जाएगी और वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस को इतनी भाग दौड़ के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ये होता है कि शाम की जो ट्रेन होती है, रात की, जो थाने से उड़ीसा जाती है, उस ट्रेन के इंतज़ार में मनोज वहाँ पर पहुँच जाता है। मनोज अपने साथ 2 बैग्स को लेकर वो स्टेशन की उस सीट पर बैठा हुआ होता है। इसी बीच पुलिस की सिविल ड्रेस में एक टीम आती है, वो मनोज के कंधे पर हाथ रखती है और उसे वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगती है। उस वक्त मनोज भी हैरान था कि आखिर वो कैसे पकड़ा गया, क्योंकि उसकी प्लानिंग के हिसाब से कोई सवाल ही नहीं था कि वो पकड़ा जा सकता था। लाश की पहचान होना ही पहला एक चैलेंज था पुलिस के लिए, लेकिन पहचान होने के बाद पुलिस को इस कत्ल के कातिल तक पहुंचने में आसानी होती और उसके बाद फिर उस स्टेशन से कातिल को गिरफ्तार किया जाता है। अब वो थाने लाकर इस कातिल से पूछताछ करते हैं, इस कत्ल की पूरी वजह क्या कहानी थी, वो सारी चीज़ें उस मनोज से पूछते हैं। तो उसमें कई कहानी सामने आती। पहली कहानी होती है कि जब कोरोना का वक्त था, कोरोना के बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ तो जो लोग मुंबई में फंसे हुए थे वो मुंबई से अपने अपने घर वापस जा रहे थे। इसी बीच जो प्रतिमा थी और मनोज था, ये दोनों भी उड़ीसा अपने घर के लिए जा रहे थे। इनकी ट्रेन में मुलाकात होती है। ट्रेन में मुलाकात होने के बाद इनके बीच दोस्ती होती है। दोस्ती फिर एक रिलेशनशिप में कायम होती है। इनके बीच अक्सर बातचीत होने लगती है और आगे जाकर जब ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही शहर के रहने वाले, तो इनके बीच और अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों एक साथ बातचीत काफ़ी दिनों तक करते हैं। फिर उसके बाद जब ये लोग उड़ीसा से वापस मुंबई आते हैं काम की तलाश में, जबकि मनोज एक होटल में काम करता था और प्रतिमा लोगों के घर में मेड का काम करती थी। जब ये वापस आते हैं तो ये दोनों एक फ़ैसला करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे लिव इन में और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। वो उसी धारावी की खोली में एक दूसरे के साथ रहते हैं।
और इनका रिश्ता उस बीच काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मनोज को एक बात ये पता चलती है कि जो प्रतिमा है वो लगातार घंटों किसी और व्यक्ति से बात करती है, जो कि उसी के इलाके उड़ीसा का रहने वाला है। मनोज को कुछ दिनों तक जब इस बात का पता चला तो वो इस बात को लेकर प्रतिमा से लड़ाई करता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है, तारीख आ जाती है 19 नवंबर 2023 की। 19 नवंबर 2023 को प्रतिमा और मनोज एक दूसरे के साथ उस खोली में थे। इसी बीच वो अपने दूसरे आशिक से बात कर रही थी। मनोज को जैसे ही ये पता चला, मनोज लड़ता है और गुस्सा इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर कि उस रूम में पड़े एक मछली के जाल की जो रस्सी होती है, उस रस्सी से प्रतिमा का वो गला घोट देता है, जिससे प्रतिमा की फौरन मौत हो जाती है। अब उसके बाद फिर वो इस लाश को ठिकाने लगाना चाहता है, तो वो पहले उस रूम में जो एक बैग पड़ा होता है अटैची, उसमें उस बॉडी को तोड़ मरोड़ कर रखता है। और उसके बाद सबसे पहले वो ये फैसला करता है कि वो यहाँ से जाएगा उड़ीसा, रास्ते में किसी जगह पर इस लाश को ठिकाने लगाएगा। लेकिन जब वो लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर पहुँचने वाला होता है तो उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, वो काफ़ी डरने लगता है। वो बैग में लाश लिया है, उसको काफ़ी डर है, जबकि उसी स्टेशन पे लाखों लोग, हज़ारों लोग अटैची लेकर, बैग लेकर चलते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता। जब भी कोई क्राइम करता है तो उसके अंदर एक अलग सा डर पैदा होता है। वही डर मनोज के भी था। मनोज काफ़ी डरता है, तो वो वापस लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वापस जाता है, ऑटो बुक करता है और उसके बाद ऑटो से वो वापस कुर्ला चेंबूर इलाके में जाता है, जहाँ पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ जाता है तो सन्नाटे इलाके में जब वो देखता है कि कोई नहीं है, तो इस बैग को वो उस मेट्रो स्टेशन के करीब, मेट्रो जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला था उसके करीब छोड़ देता है। फिर उसे ये डर होता है कि इसे पहली नज़र में कोई पहचान सकता है कि ये अनजान बैग की कौन रख कर गया है। तो वो उसको कहता है कि जो वहाँ पर बैरिकेड्स पड़े थे, उसकी नीयत थी कि ये बैरिकेड से वो उसे ढक देगा, ताकि पहली नज़र में किसी को ये ना पता चले। वो उस बैरिकेड से उसको ढक देता है। लेकिन सुबह जब मेट्रो कंस्ट्रक्शन के जो कर्मचारी होते हैं, वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी नज़र पड़ती है, तो इस राज का जो खुलासा होता है, उसके बाद फिर वो पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस कुछ इस तरीके से टॉम एंड जेरी का खेल खेलते हुए कातिल तक पहुँच जाती है और उसके बाद कातिल को गिरफ्तार करती है, फिर उसे जेल भेजती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।